अब हम दो ऐसे प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे जो कांग्रेस के सताए हुए प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 2004 में आज ही के दिन उनका देहांत हुआ था और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 119वीं जयंती है। वर्ष 1902 में आज ही के दिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। आज हम आपको बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह कितने खुददार नेता थे और अगर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी की सारी शर्तें मान ली होती तो वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रह सकते थे, इस कुर्सी से चिपके रह सकते थे। और उस जमाने में अगर उन्होंने संजय गांधी को कानूनी राहत दे दी होती तो आज देश की राजनीतिक तस्वीर शायद बिल्कुल अलग होती। ये ऐसी बातें हैं जो आपको कभी या तो पता ही नहीं चली होंगी और अगर ये जो बातें हुई हैं इन्हें कभी किसी ने इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं किया। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि वर्ष 1959 में ऐसा क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू की आंखों में चरण सिंह चुभने लगे थे और उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो राजनीतिक रूप से चरण सिंह को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो चरण सिंह भी असल में नरसिम्हा राव की तरह कांग्रेस के ही सताए हुए थे। चौधरी चरण सिंह ने अगर इंदिरा गांधी की जी हुजूरी कर ली होती तो शायद वो 24 दिन के लिए नहीं बल्कि ज्यादा समय के लिए 24 महीनों के लिए या हो सकता है 24 साल के लिए भी प्रधानमंत्री बने रह सकते थे। वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद भवन का मुंह तक नहीं देखा और इसका कारण थी इंदिरा गांधी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अक्टूबर 1977 में जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया तब इसके पीछे चौधरी चरण सिंह ही थे और उस समय इंदिरा गांधी पर आरोप था कि रायबरेली में उनके चुनाव प्रचार के लिए जो 100 गाड़ियां खरीदी गईं उनका भुगतान कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं बल्कि कुछ उद्योगपतियों द्वारा किया गया है। आपातकाल के बाद चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी से काफी नाराज थे और वो चाहते थे कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में 1 लाख लोगों को फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों में बंद कर दिया था, ठीक उसी तरह उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और फिर 4 अक्टूबर 1977 को ऐसा ही हुआ। हालांकि तब एक दिन बाद ही मजिस्ट्रेट ने इंदिरा गांधी की रिहाई के आदेश दे दिए थे, लेकिन इस घटनाक्रम ने चौधरी चरण सिंह को हमेशा के लिए इंदिरा गांधी का दुश्मन बना दिया था। आपातकाल के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और यह सरकार जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कुछ समय तक यह सरकार ठीक ठाक चलती रही लेकिन बाद में सरकार में मतभेद और टकराव बढ़ गए। मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने उनका गृह मंत्री के पद से इस्तीफा मांग लिया और काफी हंगामे के बाद चरण सिंह भी इस्तीफे के लिए राजी हो गए। ये बात 1 जुलाई 1978 की है। इस इस्तीफे के बाद ही चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में किसानों की एक विशाल रैली की जिसमें 2 लाख किसान आए थे और तब इस खबर को अखबारों के पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा गया था। तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। इस रैली के बाद चरण सिंह ने फिर से मोरारजी देसाई की सरकार में वापसी की और इस बार उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री बनाया गया। हालांकि जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने सहयोगी पार्टियों से मतभेद के बाद इस्तीफा दे दिया और इसके बाद चौधरी चरण सिंह इस पूरी कहानी के केंद्र में आ गए। उनके पास भारतीय लोक दल समेत दूसरी पार्टियों के 82 से ज्यादा सांसदों का समर्थन था और इंदिरा गांधी इस राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ी बारीकी से नजर रख रही थीं। और जैसे ही मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई ने यह ऐलान कर दिया कि वो बिना शर्त चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय यह गठबंधन 2 लोगों की वजह से हुआ था। पहले थे राजनारायण जिन्होंने 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी पर धांधली के आरोप लगाए थे और बाद में उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी जीता था और माना जाता है कि इसी कानूनी हार के बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। और दूसरे थे इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी। कांग्रेस आई के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन इसके बाद उन पर धीरे धीरे इंदिरा गांधी का दबाव पड़ने लगा। उनके प्रधानमंत्री बनते ही संजय गांधी एक दिन राजनारायण से मिलने गए और उनसे कहा कि चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बने कुछ दिन हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक संजय गांधी के ऊपर चल रहे मुकदमों को वापस नहीं लिया है। संजय गांधी ने यह भी कहा कि राजनारायण चौधरी चरण सिंह से बात करें क्योंकि उन्हें इन मुकदमों की सुनवाई के लिए हर रोज गुड़गांव जाना पड़ता है जो दिल्ली के पास हरियाणा का एक शहर है। दरअसल
1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी तो उस दौरान संजय गांधी पर कई तरह के आरोप लगे थे। इनमें लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करवाने का आरोप था, लोगों पर अत्याचार, सरकारी काम में दखल, मारुति उद्योग का विवाद और उस समय आई एक फिल्म थी जिसका नाम था किस्सा कुर्सी का, इसका भी मामला था। यह फिल्म संजय गांधी और इंदिरा गांधी पर बनाई गई एक पॉलिटिकल स्पूफ फिल्म थी, यानी उनके ऊपर एक व्यंग किया गया था और ये उन्हीं के ऊपर आधारित फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, जिसके नेगेटिव इमरजेंसी के दौरान जब्त कर लिए गए थे। जो फिल्म के जो नेगेटिव होते हैं, जो प्रिंट होते हैं, उस फिल्म के जो प्रिंट थे उसे जब्त कर लिया गया था और बाद में फिल्म के प्रिंट्स को जला दिया गया था। इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार में एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया। संजय गांधी कानूनी रूप से फंस चुके थे और संजय गांधी चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते ही इन बहुत सारे मुकदमों को खारिज करवा दें और इसके बदले में संजय गांधी और इंदिरा गांधी उनकी सरकार को चलने देंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह इस दबाव में नहीं आए। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी भी उनसे नाराज हो गईं क्योंकि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चौधरी चरण सिंह उनसे मिलने के लिए उनके घर जरूर आएंगे और कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि शपथ लेने के बाद चरण सिंह उनसे मिलने जा ही रहे थे, लेकिन घर से कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें ख्याल आया कि वो इंदिरा गांधी से आखिर क्यों मिलें, और ये सोचकर वो लौट गए और इंदिरा गांधी से मिलने नहीं गए। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी उनसे नाराज हो गई। यानी इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री बनते ही चौधरी चरण सिंह उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें थैंक यू बोलें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे ये कहने के लिए घर आएं कि मैडम अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने ऐसा कुछ किया नहीं। गांधी परिवार की नाराजगी और दबाव के बीच ही उस समय इंदिरा गांधी की तरफ से चौधरी चरण सिंह को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें उन्होंने अपनी शर्तें बताई थी। उनकी एक शर्त तो ये थी कि संजय गांधी के खिलाफ चल रहे तमाम कानूनी मुकदमे वापस लिए जाएं और एक शर्त यह थी कि उस समय HR खन्ना को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाया जाए। HR खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उन्होंने तब के चर्चित जबलपुर केस में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था और कहा था कि इमरजेंसी में लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस फैसले की वजह से ही वो 1977 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे। यानी इंदिरा गांधी उनसे नफरत करती थी और उनकी ये नफरत तब और बढ़ गई जब चरण सिंह ने उन्हें अपनी सरकार में कानून मंत्री बना दिया। उन्होंने शांति भूषण का भी विरोध किया जो मोरारजी देसाई की सरकार में कानून मंत्री थे और चरण सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे। ये सारी शर्तें जब चरण सिंह को एक पत्र में लिखकर भेजी गईं तो उन्होंने एक और नेता केसी त्यागी को, जो उस समय जो आजकल इस समय जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपना जवाब लिखकर संजय गांधी को देने के लिए केसी त्यागी को दिया। और उस समय केसी त्यागी संजय गांधी से मिलने के लिए जब उनके घर गए तो उन्होंने घर में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो गाड़ी में ही बैठकर संजय गांधी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो घर पर गए तो उन्होंने देखा कि संजय गांधी के घर पर काफ़ी भीड़भाड़ है। कांग्रेस पार्टी के और भी जो वरिष्ठ नेता थे वो सारे लोग भी वहाँ मौजूद थे और संजय गांधी की अपनी विश्वसनीयता उस समय बहुत ख़राब थी, उनकी अपनी छवि बहुत ख़राब थी। और केसी त्यागी जब वहाँ पर गए तो वो ऐसा सोच रहे थे कि अंदर जाने के बाद हो सकता है संजय गांधी कोई फ़ोटो खींच लें, उनके समर्थक कोई फ़ोटो खींच लेंगे, कोई रिकॉर्डिंग कर लेंगे और बाद में न जाने उसे किस तरह उसका दुरुपयोग किया जाएगा। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो संजय गांधी से मिलने के लिए उनके घर नहीं जाएंगे और उन्होंने कहा संजय गांधी को कि आप गाड़ी में मेरे साथ आइए और हम लोग कार में बैठकर ही बातचीत करेंगे। और उस समय ये पूरी बातचीत हुई कि ये जो नेगोशिएशन चल रहा था संजय गांधी, इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह के बीच, जो उन्होंने शर्तें रखी थीं, और उन शर्तों के जवाब में चौधरी चरण सिंह ने अपना जो जवाब भेजा था केसी त्यागी के जरिए संजय गांधी को, वो क्या था, आज हमने इस पर केसी त्यागी से बात की है। चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और पहले इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बगैर किसी शर्त के समर्थन दिया था जी। थोड़े दिन के बाद ही कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी का रुख बदलने लगा और ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ नई शर्तों को थोपना चाहते हैं। उसी बीच में मुझे संजय गांधी जी से एक मैसेज मिला कि वो बात करना चाहते हैं। मैंने चौधरी साहब से पूछ करके कि क्या मेरा मिलना ऐसे में उचित रहेगा,
उनकी इजाज़त के बाद ही मैं संजय गांधी से मैंने मिलने का तय किया। मैं अंदर 12 तुगलक क्रिसेंट में, विलिंगडन क्रिसेंट में मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। तो एक दोनों के संयुक्त परिचित के जरिए 12 नंबर के बाहर मिलने का हमारा तय हुआ। श्री संजय गांधी स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला और जगदीश टाइटलर के साथ बाहर आए और उस फिएट गाड़ी में बैठ गए जिसमें बैठ करके हमको वार्तालाप करना था। मेरे साथ एक मेरे मित्र अशोक जी भी थे और हमारी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। उस समय हमारी सरकार के जो लॉ मिनिस्टर थे वो HR खन्ना थे, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल में सुपरसीड करके किसी अन्य सज्जन को चीफ जस्टिस बना चुकी थी। वो हमारे लॉ मिनिस्टर थे। और राजनारायण जी का मुकदमा जिन वकील साहिबान ने लड़ा था, शांति भूषण जी, जब इंदिरा गांधी अनसीटेड हो गई थी 12 जून 1975 को, वो वकील थे। और एक प्रसिद्ध किस्सा था, किस्सा कुर्सी का। एक फिल्म बनी थी संजय गांधी जी जिसकी मुख्य भूमिका में लगभग दिखाई से देते थे, तो अमृत नाहटा जी की। उस फिल्म को बैन कर दिया था। तो एक क्रिमिनल केस संजय गांधी पर, विद्याचरण शुक्ला पर ये भी लगा हुआ था। इसके बाद 1 घंटे की वार्तालाप के बाद उन्होंने कहा कि किस्सा कुर्सी का में जो वकील हैं तो उनको बदला जाए, जो लॉ मिनिस्टर हैं वो हमारे पुराने विरोधी हैं HR खन्ना जी, उनको हटाया जाए। और माता जी गायत्री देवी ने कोई कमेंट किया था संजय गांधी को लेकर के, उनको हटाया जाए। लिहाजा ये सारी चीज़ें मेरे बस का नहीं थी। मैंने चौधरी साहब को आकर के सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। उनके साथ बीजू पटनायक जी समेत कई वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे और सभी ने एक स्वर से श्री संजय गांधी की इन शर्तों को मानने से अस्वीकार कर दिया और इसको पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग बताया। अगले दिन सुबह 20 अगस्त को चौधरी साहब संसद भवन गए और जाकर के उन्होंने सीधे इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद 20 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तत्कालीन राष्ट्रपति के अनुरोध पर वो 14 जनवरी 1980 तक देश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे और इस दौरान उनकी एक बार इंदिरा गांधी से मुलाकात भी हुई। और यह बात 27 दिसंबर 1979 की है। उस समय चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी का पहला जन्मदिन था। जयंत चौधरी को अब आप जानते होंगे, अब तो वो बड़े हो गए हैं और अब वो उत्तर प्रदेश में बहुत राजनीति में सक्रिय भी हैं और सांसद भी हैं। तब जयंत चौधरी 1 साल के हुए थे और इस मौके पर इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह के घर पर गई थी जयंत चौधरी को बधाई देने के लिए उनके पहली वर्षगांठ पर। और यह तस्वीर तभी की ली हुई है जहां पर आप चौधरी चरण सिंह को देख पा रहे हैं। बीच में इंदिरा गांधी बैठी हैं और उस तरफ चौधरी चरण सिंह की पत्नी बैठी हैं और केसी त्यागी भी इसमें पीछे, चरण सिंह के ठीक पीछे यहां पर आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कब से चरण सिंह के खिलाफ हुए थे। यह कहानी वर्ष 1959 की है। उस समय नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया था और इस अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के किसानों से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया जो कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी सहकारी खेती से जुड़ा हुआ था। सहकारी खेती को आप संयुक्त खेती भी कह सकते हैं, जॉइंट फार्मिंग। मान लीजिए किसी गांव में 50 किसान रहते हैं और प्रत्येक किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है। अब सहकारी खेती होने से कोई भी केवल अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती नहीं करेगा, बल्कि सभी 50 किसानों की जमीन को एक साथ मिला लिया जाएगा, एक नया लैंड बैंक बनाया जाएगा और खेती करने के लिए कुल जमीन इस तरह से 50 हेक्टेयर हो जाएगी और इस जमीन पर सारे किसान मिलकर एक साथ खेती करेंगे। अब इस तरह की खेती में होता यह है कि किसानों का उनकी जमीन पर ज्यादा अधिकार नहीं रह जाता और सरकार यह तय करने लगती है कि जमीन पर कौन सी फसल उगेगी, कितनी मात्रा में उगेगी और यह फसल किसे बेची जाएगी। और यह आइडिया नेहरू को आया कहां से? नेहरू खेती की इस परंपरा को सोवियत संघ से सीख कर आए थे। यह बात 1955 की है जब नेहरू अपने सोवियत यूनियन के दौरे पर वहां के किसानों से मिलने के लिए गए और सहकारी खेती के बारे में उन्हें वहां पता चला, क्योंकि सोवियत संघ में उस समय सहकारी खेती ही होती थी।
इसके 4 साल बाद जब उन्होंने नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती का प्रस्ताव रखा तो शुरुआत में ज्यादातर सदस्य इसके पक्ष में थे और पक्ष में उन्हें होना भी पड़ेगा क्योंकि नेहरू की पकड़ बहुत मजबूत थी कांग्रेस पार्टी पर। नेहरू प्रधानमंत्री थे और नेहरू अगर कोई बात रख रहे हैं, कोई प्रस्ताव रख रहे हैं तो अब उसके खिलाफ कौन जाए। लेकिन इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इस प्रस्ताव के विरोध में उन्होंने 1 घंटे लंबा भाषण दिया। कहते हैं कि यह भाषण समाप्त होने के बाद जो लोग पहले नेहरू के प्रस्ताव को समर्थन दे रहे थे वो भी नेहरू के खिलाफ हो गए और आखिरकार यह प्रस्ताव खारिज हो गया। इससे नेहरू ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और उनके दिल पर बड़ी गहरी चोट लगी और वो चौधरी चरण सिंह से उस दिन के बाद से नफरत करने लगे। नेहरू का गुस्सा तब और बढ़ा जब उन्हें जवाब देने के लिए चौधरी चरण सिंह ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था जॉइंट फार्मिंग एक्स-रेड, द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जॉइंट फार्मिंग पर ही उन्होंने लिखी थी और आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन चौधरी चरण सिंह पुस्तकें लिखते थे, वो ऑथर भी थे और उन्होंने एक नहीं बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनमें से ज्यादातर जो किताबें हैं वो कृषि के बारे में थी, किसानों के बारे में थी और गरीबी के बारे में थी, पॉवर्टी के बारे में। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता होने के साथ साथ बहुत प्रगतिशील थे। उन्होंने किसानों के लिए आजादी से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था और वर्ष 1939 में उन्होंने किसानों को साहूकारों के कर्जे से मुक्त कराने के लिए यूपी के विधानसभा में एक बिल पेश किया था। इसके अलावा उन्होंने एक और बिल किसानों के लिए पेश किया था। इसका मकसद था किसानों को उनकी जमीन का सीधा अधिकार मिले। तब जमींदार इस अधिकार को छीन लिया करते थे। हालांकि तब यह बिल पास नहीं हो पाया था। आजादी के बाद जब वो उत्तर प्रदेश की सरकार में कृषि मंत्री बने तो एक और बिल लेकर आए और जमींदार व्यवस्था को उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यह उस समय का सबसे बड़ा कृषि सुधार था। पिछले दिनों मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे जो कृषि सुधार के लिए लाए गए थे। ये उन सुधारों से जुड़े कानून थे जिनके बारे में चौधरी चरण सिंह अपने जमाने में कई बार कह चुके थे। लगातार 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहने के बाद चौधरी चरण सिंह ने वर्ष 1967 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1 साल बाद उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। सीबी गुप्ता वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और कहा जाता है कि उस समय इस पद के लिए चौधरी चरण सिंह पार्टी की पसंद थे, सबसे बढ़िया उम्मीदवार वही थे। लेकिन नेहरू की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और सीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक और बहुत पुरानी तस्वीर आज हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। ये जीबी पंत हैं और जीबी पंत के जो 3 संसदीय सचिव थे, एक सीबी गुप्ता थे, एक चौधरी चरण सिंह थे और तीसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जो आपको इस तस्वीर में बीच में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जीबी पंत के इन 3 संसदीय सचिवों में से अगर आप देखें तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, सीबी गुप्ता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस में रहते हुए कोई पद नहीं दिया गया हमेशा। और हमेशा से पार्टी की जो नेतृत्व है वो उन्हें इग्नोर करता रहा और यही कारण था कि चौधरी चरण सिंह ने अंततः कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और फिर वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। हालांकि ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों तक वो रह पाए और उसके बाद क्योंकि वो अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। लेकिन ये भी हमने एक दुर्लभ तस्वीर आज आपके लिए निकाली है जीबी पंत के साथ इन सारे लोगों की, जिसमें चौधरी चरण सिंह भी आपको दिख रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं उस जमाने की राजनीति कैसी हुआ करती थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.